बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 39, मार्च 17, ट्यूसडे। अब से चंद दिन पहले हमने एक ऐसा टॉपिक शुरू किया था जो देखने में या समझने में तो बड़ा आसान, लेकिन जब हम उस पर अमल करना चाहें या उसको उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि देखने में बड़ा आसान था, लेकिन इस पे अमल करना, इसको फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। और वो टॉपिक है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब तो बज़ाहिर बड़ा आसान है कि ज़िंदगी भर हुसूल इल्म का सिलसिला जारी रहे। अलबत्ता जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये इतना सादा या इतना सिंपल चीज़ नहीं है। हमने इंतहाई तफसील से बात की थी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि वो लोग जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात को लाइफ लॉन्ग लर्निंग का नेमुल बदल समझते हैं, वो गलत समझ रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के मतलब ये है कि आप इंटेंशन के साथ एफर्ट पुट करें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। हमने इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बहुत तफसील से बात की, और हमने इसके मजहबी हवालाजात के ज़रिए से भी हमने इस बात को साबित किया कि हर मज़हब ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आपको इनक्रेज करता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि एक टीचर के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना ज़रूरी है, बल्कि आज के हमारे दौर में तो बहरहाल हर शोबे के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तब्दीली आ रही हैं कि हर हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर अमल करे। लेकिन जब हम मजहबी हवालाजात को देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल करें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसी गुफ्तगू के दौरान हमने इस बात के ऊपर काम किया, या इस बात पे कोशिश की, इस बात को समझने की कोशिश की कि वो कौन कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल कर सकते हैं, या यूँ कह लें कि वो कौन कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम हसूल इल्म कर सकते हैं। तो जब हमने इस मौजू पे बात शुरू की तो हमारे सामने डिफरेंट मेथड्स आए जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। तो जिनमें से सबसे आसान या सबसे सहल कह लें या सबसे ऑब्वियस कह लें, मेरे ख्याल में आसान का वर्ड मैंने गलत यूज़ किया। सबसे ऑब्वियस कह लें वो ये है कि हम किसी अपनी क्वालिफ़िकेशन का सिलसिला जारी रखें। अगर मैट्रिक कर चुके हैं तो इंटर करें, इंटर कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। हम बुक्स के ज़रिए से, मूवीज़ के ज़रिए से, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए से, ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए से, वर्कशॉप, सेमिनार्स, वेबिनार्स, बहुत सारे तरीक़ों से हम अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर कर सकते हैं। और इस गुफ्तगू के दौरान हमने इस बात को भी रियलाइज़ किया था कि देखा जाए तो हमारे पास ये भी एक तरीका है सीखने का कि हम अच्छे लोगों में या अपने से ज़्यादा बासलाहियत लोगों के अंदर उठने बैठने की कोशिश करें। हमारा माहौल, अपने माहौल से भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारा माहौल भी हमारी तरबियत करता है। अगर हमारा उठना बैठना काबिल लोगों में है तो खुद ब खुद उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत हमारे अंदर मुंतकिल हो जाती है। बहरहाल लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे हमारा बहुत डिटेल डिस्कशन था। हमने बहुत तफसील से बात की, बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की। इस मौजू को पढ़ते वक्त हमने एक चीज़ को रियलाइज़ किया था कि जब हमने देखा कि हमारे पास इतने सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर कर सकते हैं, तो हमारे जहन में खुद ब खुद ये सवाल पैदा होता है, यार तरीके तो बहुत सारे हैं। जब इतने सारे तरीके हैं तो क्या इन तमाम तरीकों को हमारे पास कोई तरीका है उनको क्लासिफाई करने का? जी, हमारे पास तरीका है इनको क्लासिफाई करने का।
सबसे पहला तरीका या सब यूँ कह लें कि सबसे पहली जो मेथड था जिसके ज़रिए से हमने देखा कि इन तालीमी सिलसिलों को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, वो था टाइप्स ऑफ एजुकेशन। हमने देखा कि एजुकेशन को 3 टाइप्स के अंदर तक़सीम किया जा सकता है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। और इसके अंदर तमाम तरीकों के अंदर हम लोग ने बहुत तफसील से जाके इन तमाम तरीकों की मतलब इंडिविजुअल जो-जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी हमने उनको पढ़ा। हमने देखा कि जी फॉर्मल एजुकेशन वही तालीम है जो हम बचपन से अपने स्कूल, अपने कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करते आ रहे हैं। इनका एक बड़ा रिजिड निज़ाम होता है, इनका ड्यूरेशन बहुत तवील होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लेट्स से इवन अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम भी है तो भी आपकी डिग्री जो है वो आपको 4 साल के बाद ही मिलती है। ओके, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 4 साल का पूरा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड पूरा करना होगा, तभी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल पाती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल अपना एमफिल की या चले मैट्रिकुलेशन की बात करें, इंटरमीडिएट की बात करें, तो भी आपको बहरहाल उसमें 2 साल पूरे करने होते हैं। स्कूल सिस्टम की बात करें, क्लास 1 से 8 तक पूरा 1 साल की आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती है, तभी आपको मतलब बहरहाल ये उनकी रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरा करना है। तो आपने देखा कि पेसिंग जो है, जो टाइम ड्यूरेशन है, बहुत लंबा है। जो उनका करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। आप उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पाकिस्तानी स्टडीज़, सोशल साइंस, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको वो छोड़ते नहीं हैं। तकरीबन कमोबेश हर मज़मून आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाएँ, कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो वो आपको नेटवर्किंग भी पढ़ाएगा, वो आपको डेटाबेसेस भी पढ़ाएगा, वो आपको हार्डवेयर भी पढ़ाएगा। प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो हायर लेवल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, आपको लोअर लेवल लैंग्वेज जैसे असेंबली है वो भी पढ़ाई जाएगी, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है। और इसके अलावा इनका फिर एक असेसमेंट का सिस्टम है। आपने एक अमूमन जो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम होता है, आप उसको फॉलो करते हैं। और जब आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो कामयाबी के बाद जो है फिर आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा मिल जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल एजुकेशन, हम थोड़ा सा इसको बस दोहरा रहे हैं। दूसरा हमारे पास था नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फॉर्मल के मुकाबले में उसके अंदर रिजिडिटी कम होती है। इतना ज़्यादा उसमें रूल्स नहीं होते, कोई यूँ कह लें कि निस्बतन आसान होता है, ड्यूरेशन कम होता है। लेट्स से कि कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कोई शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, तो उसका ड्यूरेशन कम होता है। करिकुलम जो होता है बहुत स्पेसिफिक होता है, वो किसी स्पेशल मौजू के ऊपर उनका फोकस होता है। अमूमन आप कोई स्पेशल कोर्स भी कर रहे होते हैं जैसे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का, तो ज़ाहिर है वो सिर्फ उसका फोकस डिजिटल मार्केटिंग पर होता है। वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड और इंटरनेट कैसे काम करता है या इवन मार्केटिंग के बैकग्राउंड के ऊपर वो नहीं जाते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स के ऊपर फोकस करते हैं, एक मखसूस टॉपिक के ऊपर। उस कोर्स के भी अब यूँ कह लें किसी सब्जेक्ट के भी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 1 दिन, 2 दिन, 14 दिन, बहुत हो गया तो लेट्स से आपके 3-4 हफ्ते का आपका एक कोर्स होता है, स्पेशल कोर्स होता है, शॉर्ट कोर्स होता है जो आप उस ड्यूरेशन के अंदर कवर कर लेते हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया निस्बतन आसान होता है। बाज़ दफ़ा तो आप लोग को सिर्फ जो है अटेंडेंस के बेस पर ही, उस सेमिनार को अटेंड करने पे, उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बेस पर ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो बहरहाल और इसके नतीजे में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके, आपको कभी भी नहीं सुनेंगे कि जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बाद आपको डिग्री मिल रही हो, अमूमन आपको सर्टिफिकेट ही मिल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारे पास जो अगली टाइप थी, जो अगली टाइप है हमारे पास वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर मतलब यूँ समझ लें कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ना ड्यूरेशन है, ना सिलेबस है, ना कोई असेसमेंट है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जब चाहें उसको पढ़ें, जब चाहें सीखें, जब चाहें देखें। इसकी बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है आप लोग के लेट्स से सेल्फ बेस्ड लर्निंग, या यूँ कह लें कि आपने लेट्स से कि यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखी अपने उस टॉपिक के मुतालिक। तो फिर हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास किन फैक्टर्स के ज़रिए से हम इन एजुकेशन को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम तकसीम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ये 5 की फैक्टर्स से स्ट्रक्चर क्या है, करिकुलम क्या है, सर्टिफिकेशन क्या हमसे मिल रही है, पेसिंग क्या है, असेसमेंट की क्या मेथड है, इनकी बेसिस के ऊपर हम एजुकेशन के इन मेथड्स को इन 3 कैटेगरीज के अंदर हम लोग उसको तकसीम कर सकते हैं।
हम तय कर सकते हैं कि मतलब इन 5 फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी एजुकेशन के मेथड को इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर हम उसको एडजस्ट करा सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, हमने फिर काफ़ी तफ़सील से इसकी एग्ज़ाम्पल्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि अगर हम ऑनलाइन कोर्स की बात करें, तो अगर हमारे पास जो ऑनलाइन कोर्स है, तो उस ऑनलाइन कोर्स के अंदर हमारे पास ऑनलाइन कोर्स जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है और वो नॉन फॉर्मल में भी आ सकता है और वो इनफॉर्मल के अंदर भी आ सकता है। ओके। ऑनलाइन कोर्स जो है अ, मसलन अगर आप एक आजकल चूँकि अब डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से या इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से आप जो है ऑनलाइन एजुकेशन के तहत डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, तो वो फिर भी कहलाएगी फॉर्मल एजुकेशन। अगरचे वो डिलीवर जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो है फॉर्मल क्योंकि उनके पास एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है, उनका टाइम ड्यूरेशन है। वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, आपको 4 साल के अंदर 4 साल से पहले आप ये डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते। आपका असेसमेंट के प्रॉपर मेथड है, आपको सबको फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा फिर ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ये अगर हम नॉन फॉर्मल की मिसाल लें तो हमारे पास ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अगर हम बात करें उस ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम बात करें इनफॉर्मल की, तो उसकी सबसे अच्छी मिसाल यूट्यूब के वीडियोस हैं जिसके ज़रिए से आप कुछ सीखना चाह रहे हो। लेट्स से आपने कहा कि जी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपने यूट्यूब की वीडियोस को देखना शुरू किया। अच्छा फिर एक और एग्जांपल चलिए हम बात करते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हम मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, आपकी मेमोरी थोड़ी ताज़ा हो जाए, आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। तो अगर हम मिसाल के तौर पे किसी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, मसलन हमें बचपन से स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो हम क्लास 1 से लेकर हम ग्रेजुएशन तक इंग्लिश का बाकायदा कोर्स हमारे करिकुलम का हिस्सा होता है। तो चाहे हमने क्लास 1 में पढ़ा हो, चाहे क्लास 9 में पढ़ा हो, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में, ये तमाम की तमाम चीज़ें किस में आएंगी? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, ठीक है? उसके बाद अगर आपने अपने तौर पे कहा कि जी मैं कोई शॉर्ट कोर्स कर लूँ जहाँ पे मैं बिजनेस राइटिंग सीख लूँ या पब्लिक स्पीकिंग सीख लूँ या मैं अपनी इंग्लिश की जो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर लूँ, तो उसके लिए आपने लेट्स से किसी एकेडमी को, किसी शॉर्ट कोर्स को ज्वाइन किया आपने, तो ये कहलाएगा नॉन फॉर्मल। और क्योंकि वहाँ पे वो इस स्पेसिफिक चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो मतलब मसलन अगर आप चले गए टेक्निकल राइटिंग पे, तो टेक्निकल राइटिंग के अंदर आपको वो यही बातें समझाएंगे कि अगर आपने टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखना है तो क्या तरीक़ेकार होता है, क्या मेथड्स होते हैं, क्या जो भी उसका तरीक़ेकार है वो आपको पढ़ाएगा। अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग की क्लास में एडमिशन लिया है कि आप चाहते हैं कि जी मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर सकूँ, मेरी फ्लुएंसी बेहतर हो जाए, तो वो वहाँ पे उनका सारा का सारा फोकस इसी बात पर होगा कि आपकी इंग्लिश आप बेहतर तरीके से बोल सकें। वहाँ पे वो रीडिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे आपको, ना वो राइटिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो स्पेसिफिक चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया और उसके ऊपर पूरा कोर्स करा रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका नॉन फॉर्मल। और इसी तरीके से अगर आपने कहा अपने तौर पे किसी मैंने लैंग्वेज इंप्रूव करनी है और मेरे पास जो है अ, इतनी सारी कंटेंट और इतनी सारी वीडियोस मौजूद है तो मैं उसके ज़रिए से सीखूं, तो ये सोचते हुए जब आप गए तो फिर आपने जिस मेथड को आपने अपनाया, अपने तौर पे यूट्यूब वीडियोस पे देखा, अपने तौर पे आपने इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को फॉलो किया या आपने पॉडकास्ट सुनना शुरू किए कि इन पॉडकास्ट के ज़रिए से मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करूँ, अपनी फ्लुएंसी पे काम करूँ, तो ये चीज़ें आ जाएंगी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर। तो आपने देखा कि हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, लेकिन उस एक ही चीज़ को पढ़ने के अंदर हम लोग डिफरेंट टॉपिक हमारा एक ही रहा, हम लैंग्वेज सीख रहे थे, लेकिन उसी लैंग्वेज को सीखने का एक फॉर्मल तरीका भी हो सकता है, एक हमारे पास नॉन फॉर्मल तरीका भी हो सकता है और एक और हमारे पास इनफॉर्मल तरीका भी हो सकता है। तो ये तो चले हमारी बात हो गई, मतलब एक एजुकेशन को तकसीम, सॉरी एक एजुकेशन नहीं, यूँ कह लें कि जितने भी हमने एजुकेशन के तरीक़ेकार पढ़े थे, उनमें उनको तकसीम करने का एक तरीका हमने देख लिया कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में हम कर सकते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन को तकसीम। अच्छा अगर आप गौर करो तो इन तमाम तरीक़ेकार के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी और वो है एनवायरनमेंट। अगर आप गौर करो तो ये जो हमने जितने भी पढ़े फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल और इनकी एग्जांपल्स के बारे में हमने तफसील से बात की, तो इन सब के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है एनवायरनमेंट।
हम यहाँ पे इन तमाम चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर रहे होते हैं इस बेस पे कि किस माहौल के अंदर और किन रूल्स के तहत आपको ये वाली तालीम दी जा रही है। ठीक है। इन्वायरमेंट जैसे आप हमें स्कूल की मिसाल ले लें, स्कूल का इन्वायरमेंट है, राइट। और एक वर्कशॉप का इन्वायरमेंट है। आप में से अक्सर लोगों ने कोई ना कोई वर्कशॉप या कोई ना कोई सेमिनार अटेंड किया हुआ है, तो आपको वाज़ेह तौर पे पता होता है क्लासरूम का माहौल डिफरेंट है और वर्कशॉप का माहौल डिफरेंट है, राइट। और बहरहाल अपने तौर पे सोशल मीडिया वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह के ज़रिए से अपनी लर्निंग की आप लोग खुद भी कोशिश करते रहते हैं, तो आप लोग को बखूबी मालूम है कि सारे मेथड्स जो हैं, इन सब मेथड्स के दरमियान कुछ ना कुछ मतलब फ़र्क है, लेकिन फ़र्क जो है वो माहौल का ही है। किस इन्वायरमेंट के ज़रिए से वो आपको नॉलेज ट्रांसफ़र की जा रही है। क्या कोई और भी तरीका है, या इसके अलावा भी किसी और तरीके से हम इस पे फ़र्क कर सकते हैं? मतलब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप गौर करें, मैंने कहा कि एक फ़र्क तो हमने किया माहौल देखते हुए, राइट, कि किस एनवायरनमेंट के अंदर और किन रूल्स के साथ हमें वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, हमें नॉलेज इनमें हम तक ट्रांसफ़र की जा रही है। तो माहौल हो गया, एनवायरनमेंट की एक बात हो गई। क्या इसके अलावा भी किसी चीज़ को लेते हुए हम उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा सोचें, चलते हैं स्लाइड की तरफ। एक और मेथड भी है, उसके अंदर हम गौर करते हैं आउटकम के ऊपर। ओके। हम आउटकम के बेसिस पे फैसला करते हैं कि वो किस किस्म की एजुकेशन। और अगर इसकी बात करें तो अमूमन इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, या यूँ कह लें कि इस टॉपिक के लिए जो हेडिंग यूज़ की जाती है वो है टाइप्स ऑफ स्किल्स। देखो, बात यहाँ पे भी वही हो रही है जो हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन में की थी। टाइप्स ऑफ एजुकेशन के अंदर हमने तालीम के हुसूल इल्म के मुख्तलिफ ज़राए को, मुख्तलिफ सोर्सेज को हमने कैटेगराइज किया था बेस्ड ऑन द environment, okay, based on the protocol under which those those education systems are used for imparting the knowledge. हम जब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्किल्स की, तो यहाँ पे हमारा फोकस बन जाता है इस बात के ऊपर कि हम आउटकम के बेसिस पे इन जो हमारे पढ़ाने के या सिखाने के तरीक़ेकार है, जो स्किल्स हैं, उनके दरमियान हम फ़र्क कर सकें। ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन के अंदर हम फोकस कर रहे थे एनवायरनमेंट के ऊपर। टाइप्स ऑफ स्किल्स के अंदर हम फोकस कर रहे हैं आउटकम के ऊपर, तो उसका आउटकम, उसका नतीजा हमें क्या मिल रहा है। अगर हम टाइप्स ऑफ स्किल के आउटकम के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो जो हमारे पास तीन कैटेगरीज बनती हैं वो है सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स और लाइफ स्किल्स। ये स्लाइड का ऑर्डर थोड़ा सा आउट हो गया है, नॉट स्लाइड का बल्कि टेक्स्ट का ऑर्डर थोड़ा आउट है। सबसे पहले आना चाहिए था हार्ड स्किल्स, फिर सॉफ्ट स्किल्स और फिर लाइफ स्किल्स। अच्छा, अब मैं इसकी जो भी तफसील है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पहले हम एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, बल्कि चले आपसे पूछता हूँ, आप बताएं, आप सोचें कि आर्मी के अंदर, आर्मी, ओके, फौज के अंदर लोगों को ट्रेन किया जाता है, और लोगों की ट्रेनिंग का मेयार जो होता है वो इस बात पर होता है कि वो जो है अ, वो जो है मतलब लेट्स से कि वो टैंक चला सकते हैं या नहीं चला सकते, उनकी शूटिंग कैपेबिलिटी कैसी है, ओके, शूटिंग कैसे कर सकते हैं, अच्छी शूटिंग करना आती है नहीं आती, अगर उनकी शूटिंग के दौरान गन जैम हो जाती है तो क्या उस जैम को वो दूर कर सकते हैं, वो अपने गन्स का, अपने दीगर टूल्स का कितना ख्याल रखते हैं, क्या वो रेडियो को ऑपरेट करना जानते हैं, वो वायरलेस होता है ना, क्या वो उस वायरलेस रेडियो को ऑपरेट करना जानते हैं, क्या जो है वो अपने उस रेडियो के को अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए क्या उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो चले हो गई जिसके ज़रिए से हम किसी फौजी के स्किल्स का जायज़ा ले सकते हैं कि ठीक है भाई, उसके स्किल्स किस लेवल के हैं। लेकिन आपको एक और बात का भी अंदाज़ा है, एक और बात का भी पता है कि आपकी जो एक अच्छा जो फौजी होगा,
एक अच्छा जो कमांडर होगा वो होगा कि लोग उसके साथ काम करना पसंद करते होंगे, राइट। उसके ग्रुप के अंदर, उसके प्लेटून के अंदर अगर कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कर लेगा। उसके लीडरशिप स्किल्स अच्छे होंगे, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, राइट। देखो फर्क नज़र आ रहा है। एक जो स्किल है कि जी उसकी शूटिंग कैसी है, वो शूटिंग कितनी अच्छी कर लेता है, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, आपके पास असेसमेंट का क्राइटेरिया मौजूद है। लेकिन एक और स्किल भी है कि वो टीम का कैसा लीडर है, वो टीम को लीड कर पाता है। उसके लोग जो हैं, उसके जो ग्रुप के लोग हैं, वो उसकी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, उसकी प्लानिंग कैसी है, वो अंडर प्रेशर कैसा होता है। क्या आप उसको कोई असेसमेंट क्राइटेरिया है आपके पास? कोई तरीका है जिसके ज़रिए से आप बता सकें जी, या आपके पास कोई असेसमेंट का मेथड है कि जी फला बंदा जो है वो उसकी टीम लीडरशिप ज़्यादा अच्छी है, हमने असेसमेंट की थी, और दूसरे की टीम लीडरशिप स्किल जो है, लीडरशिप स्किल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। या फला बंदा कोलैबोरेशन अच्छी कर लेता है, फला के साथ कोलैबोरेशन नहीं हो पाती। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है, कोई असेसमेंट है आपके पास? क्या आप ग्रेड दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं? थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा सोचें। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और इस एग्जाम्पल को हम ले आते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। आप लोग जो हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप लोग एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। तो अब देखें, अगर हम किसी टीचर को हम ले रहे हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हम हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो अब उस टीचर से हम किन किन चीज़ों की तवक्को रखते हैं। मसलन हमें मैथ्स का टीचर चाहिए, हम कहेंगे क्या उसके पास मैथ्स की क्वालिफिकेशन मौजूद है, राइट। अच्छा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें प्लीज़, मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग को पॉज करूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम हमने पहले तो अभी आर्मी के एग्जाम्पल पे बात कर ली थी। अब हम बात कर लेते हैं अपने स्कूल या कॉलेज एनवायरनमेंट की। तो हम बात कर रहे थे, हम एग्जाम्पल हमारे पास ये थी कि लेट्स से कि हम किसी टीचर को अपने स्कूल में, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हम उसको रिक्रूट करना चाह रहे हैं, हायर करना चाह रहे हैं, राइट। तो हम किस किस तरह से उसको जज करेंगे? सबसे पहले एक चीज़ जो हम जज करेंगे कि उसकी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर नॉलेज कैसी है, राइट। मैथ्स का टीचर है तो भाई उसकी मैथ्स खुद कैसी है। और इसका बहुत आसान तरीका क्या है कि आप उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसने मैथ्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी, राइट। ऐसा ही है ना। उर्दू का टीचर है तो हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि जी उसने उर्दू, उसको आती है, उसकी उर्दू की ग्रेजुएशन है, उसके पास उर्दू के रिक्वायर्ड जो डिग्रीज हैं वो सब मौजूद हैं, या उसकी जो एजुकेशनल हिस्ट्री है उसके अंदर हमें उर्दू नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। ऐसे ही है। तो एक तो चीज़ होगी सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जी लेट्स से कि वो, उसको क्या लेसन प्लान बनाना आता है या नहीं आता। हम टेस्ट कर लेंगे, लेसन प्लान बनाना आता है, बनवा के देख लेंगे, ठीक है। जजमेंट होगी हमारी। हम ये भी देख लेंगे कि जी उसको बोर्ड इस्तेमाल करना आता है नहीं आता। मतलब हम ये देख ही चुके हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो बोर्ड का, वाइट बोर्ड वगैरह का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम देखेंगे कि जी टेक्नोलॉजी का उसको इस्तेमाल करना आता है नहीं आता। हम पूछ लेंगे, भाई आपको MS ऑफिस आता है, पावर पॉइंट आता है, आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम इस किस्म की बातें करके उनकी नॉलेज को हम टेस्ट कर लेंगे, राइट। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी, राइट। अच्छा, लेकिन आपने इस बात को नोट किया होगा कि हमारी जब क्लास के अंदर टीचर आते हैं, बास टीचर्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट की उनको बहुत ग्रिप है, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ा नहीं पाते। बच्चे उनकी क्लास में बोर हो जाते हैं, क्योंकि बोर हो रहे होते हैं, और आप कहते हैं कि यार इनकी क्लास में तो बस नींद आ जाती है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि बस उनकी क्लास का आप बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फ़लाँ टीचर, फ़लाँ सर, फ़लाँ मिस कब आएंगे, राइट। फ़र्क है या नहीं? बास टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है, मसलन वो क्लास में हमेशा वक्त पे आ जाते हैं। बास टीचर्स लेट आते हैं, उनको मतलब फील ही नहीं करते कि जी हमारा पीरियड स्टार्ट हो चुका है। बास जो होते हैं वो अपना लेक्चर बड़ा प्लान करके आते हैं, और जो डेजिग्नेटेड टाइम होता है उसी के अंदर उस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। 45 मिनट्स है तो 45 मिनट्स के अंदर ही उनका पूरा लेक्चर क्लोज हो जाएगा। और बास टीचर्स ऐसे होते हैं जो उनका लेक्चर बस वो चलता ही चला जाता है, वो अगले टीचर के भी टाइम ले लेते हैं, उनका भी पीरियड के, उनकी भी स्लॉट से टाइम ले रहे होते हैं। तो देखो, ये भी तो एक टीचिंग का हिस्सा है ना, कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है,
आपका लेक्चर अपने वक्त के अंदर रैप अप कर पाते नहीं कर पाते, आप बोर्ड यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितना अच्छा ही बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्लास के अंदर आपका बच्चा आपके बारे में क्या फील करते हैं, ये भी तो कुछ चीज़ है ना, कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट आपके बारे में क्या फील कर रहा है या स्टूडेंट के साथ आपका रिलेशन कैसा है, ये भी तो चीज़ है। बाज़ लोगों के साथ आपको फ़ील होता होगा कि यार फलाँ टीचर के साथ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, फलाँ के साथ नहीं आता, तो ये भी तो कोई स्किल हुआ ना। अब तुम देखो जो पहले वाले स्किल्स थे जिसके अंदर हमने देखा कि उसके सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, लेसन प्लान बनाना नहीं आता है नहीं आता, वो टीचिंग के एड्स को यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, उसको असेसमेंट करना आता है नहीं आता, समेटिव असेसमेंट वगैरह कर सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको आता है नहीं आता, रूब्रिक बना सकता है, तो मतलब ये चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका या तो हम उसकी डिग्री देख लेंगे, क्वालिफिकेशन देख लेंगे या उसका टेस्ट ले लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, मसलन क्या स्टूडेंट्स के साथ उसका कैसा रवैया है, क्या स्टूडेंट्स के साथ उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है नहीं है, तो स्टूडेंट जब उसके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर जा रहा है तो वो स्टूडेंट को अलग से वक्त दे रहा है या नहीं दे रहा, क्लास के अंदर अगर कोई झगड़ा हो जाता है बच्चों का, तो क्या वो बच्चों के दरमियान उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो देखो ये सब चीज़ें भी हिस्सा हैं टीचर, एक अच्छे टीचर होने का, राइट। हम एक अच्छे टीचर से ये तमाम क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, राइट, हम एक अच्छे टीचर से ये तमाम क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन चीज़ों को असेस करने का हमारे पास कोई मेथड मौजूद है? क्या हम किसी तरीके से इन चीज़ों को हम जाके जज कर सकते हैं कि ठीक है जी, इस पे इसकी इतनी परसेंटेज है, इस पे इतनी परसेंटेज है। आपने कहा कि सर डेमो करा लेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी, तो कितने दिन की डेमोन्स्ट्रेशन होगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, दैट्स इट। एक टीचर जो इतने सालों से पढ़ा रहा होता है, राइट, तो उस क्या हर रोज उसकी डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे? आप नहीं कर सकते आप। तो आपको नजर आ रहा है कि यार देखो कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिनको हम आसानी से असेस कर सकते हैं, जिनको सीखा भी जा सकता है, और कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनको आसानी से असेस करना मुमकिन नहीं है, और उनको आप बाकायदा किसी क्लास में बैठ के सीख भी नहीं सकते। मसलन अगर आपका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, आप बच्चे आपके साथ कितना इजी फील कर रहे हैं, या आपका लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग है, या आपको अपनी क्लासरूम को रीड करना आता नहीं आता कि बच्चे इस वक्त जो है थोड़ा लेजी हो रहे हैं, चलो मैं थोड़ा टॉपिक कवर कर लूँ, या बच्चों का मैं इस तरीके से उनके टेंशन ग्रैब करने की कोशिश करूँ, या तो वो इन सब चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे, आप बस आते हैं अपना लेक्चर पढ़ा के चले जाते हैं, राइट। तो ये दूसरे वाले स्किल्स हो गए हमारे पास, ठीक। अच्छा, फिर एक और स्किल्स भी हो सकते हैं, जैसे मसलन आपके अखलाक कैसे हैं, आपका बात करने का अंदाज कैसा है, क्या आप गालम गलोच करते हैं या आप चिढ़ के गुस्से में बात करते हैं। अब देखो ये भी तो एक चीज़ है ना। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक पूरी ज़िंदगी से है, सिर्फ क्लासरूम से नहीं है, पूरी ज़िंदगी से, राइट। अब मैं आगे तफसील से जब इन सब चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो आप ये तमाम बातों को आपस में कनेक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा स्लाइड्स की तरफ, और वन बाय वन इन तमाम स्किल्स का हम जायज़ा लेते हैं। लेकिन मैं अब तक की जो गुफ्तगू थी मुझसे, मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस दिस पॉइंट ऑन यू, कि स्किल्स या एजुकेशन सारी एक जैसी नहीं होती। बाज़ स्किल्स को, बाज़ एजुकेशन को आप क्लासरूम में बैठ के सीख भी सकते हैं, और उसको बड़े आसानी से असेस किया जा सकता है। बाज़ चीज़ों को आप स्किल्स को, बाज़ चीज़ों को, बाज़ एजुकेशन को आप क्लासरूम में बैठ के सीख नहीं पाते, ठीक है, और उसको आसानी से हम जज भी नहीं कर पाते। और बाज़ स्किल्स ऐसे होते हैं जिसका ताल्लुक आपकी पूरी ज़िंदगी से होता है, ठीक है। तो चलो स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। तो बहरहाल एक हो गया हमारे पास हार्ड स्किल्स, एक हो गया हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स, और एक हमारा लाइफ स्किल। अब हम बात करते हैं हार्ड स्किल्स की। देखो, हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिनको मेजर करना मुमकिन हो, ठीक है, जिनको आप मेजर कर सकें, जिनको आप असेस कर सकें, और जिनको आप बासानी किसी क्लास के अंदर आप उसको सिखा भी सकें, ठीक है। ये चीज़ें कहलाती हैं हार्ड स्किल्स। इसकी सबसे अच्छी मिसाल, जो चीज़ आप लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं, आप लोग बीएड पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब बीएड के अंदर आप आईसीटी इन एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपका इम्तहान होगा,
आईसीटी इन एजुकेशन का, पेपर में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही तो आप पास हो गए, राइट। आप क्लासरूम मैनेजमेंट की मिसाल ले लें, आखिर में आपका इम्तहान होगा, पास हो गए, पास हो गए। मैथड ऑफ टीचिंग होगा, आपका पेपर होगा, पढ़ाई होगी, मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं हार्ड स्किल्स के अंदर। इसके अलावा भी आप कोई, लेट से आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की जिसमें आपको डेटा साइंस पढ़ाई जा रही है, हार्ड स्किल, क्यों? क्योंकि बाकायदा तौर पे आपको पढ़ाया भी जा रहा है और उसके आखिर में असेसमेंट भी मुमकिन है। आपने कहा कि जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँ, हार्ड स्किल, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बाकायदा आपको पढ़ाया जा रहा है और आप उसकी असेसमेंट भी करना मुमकिन है, ठीक है। अ, इसी तरीके से आपने कहा कि जी मैं कोई प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज। अब मैं जो हूँ, लेट्स से कि एलएलबी कर रहा हूँ या मैं डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को सीखना चाह रहा हूँ, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं हार्ड स्किल्स के ज़ुमरे में। अगर देखा जाए तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ज़्यादातर जोर हमारा हार्ड स्किल्स के ऊपर ही होता है। हार्ड स्किल्स को समझने का एक और तरीका है, यूँ समझो, आप किसी जगह जॉब के लिए जाते हैं, तो शायद आपका सवाल हो या खुद ही वो आपको बता दें कि मेरे ज़िम्मे क्या-क्या काम है, व्हाट, ओके, मेरे ज़िम्मे क्या-क्या काम है, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो वो बताएंगे जी एज ए टीचर आपने आके असेंबली कंडक्ट करानी है, आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए, आपने अपना क्लास अटेंड करनी है, आपने प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं, आपने असेसमेंट करनी है, आपने टेस्ट देना है, आपने होमवर्क देना है। वो आपको तमाम के तमाम काम बता देंगे। और अगर मतलब बात बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके ज़िम्मे नहीं है, लेकिन बहरहाल आपके अपने कामों की लिस्ट है। तो ये जितने भी काम उन्होंने बताए हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? हार्ड स्किल्स के अंदर। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना मुमकिन है कि तुमने ये काम परफॉर्म करने हैं। जो व्हाट है ना, व्हाट, इसका आंसर देना मुमकिन है। और वही वाली बात है, इसको आप बाकायदा किसी क्लास में सीख भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग बीएड कर रहे थे, बीएड में आप क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट और मेथड्स ऑफ टीचिंग और टीचिंग लिटरेसी और वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इनके असेसमेंट भी मुमकिन है, ठीक है। तो ये आगे के जुमले में अंदर हार्ड स्किल्स के अंदर। इसके अलावा भी आप प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर रहे हैं, राइट, आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी हार्ड स्किल्स के अंदर, ठीक। अच्छा, अब जो अगली कैटेगरी है वो है हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स की। और मेरी स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही, मुझे अगर आप एक मिनट दें मैं स्लाइड्स को देख लूँ। सॉरी, स्लाइड्स चेंज नहीं हुई थी, ओके। तो अगली जो हमारे पास अच्छा मैं खैर स्लाइड दिखा भी दूँ भाई, ये मेरी हार्ड स्किल की स्लाइड थी। और हार्ड स्किल्स के बाद ये मेरी एग्जांपल्स ऑफ हार्ड स्किल्स की स्लाइड, और अब हम आ गए सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। अ, अच्छा, सबसे पहले तो भाई माजरत, अ, हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े से टेक्निकल चैलेंजेस हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये तमाम इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। नो बट नन ऑफ अस इज़ परफेक्ट, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट हैं। ये गलतियाँ होती हैं, इन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। और मेरे ख्याल में एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि हमें अपनी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, और अगर गलतियों से घबराएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल, एनीवे, लेट्स मूव बैक टू दियर स्लाइड। तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होते हैं, या यूँ कह लें कि आपके वो स्किल्स जो आपकी जॉब के अंदर आपकी मदद करते हैं। और इसका ताल्लुक इस बात से होता है कि आप अपने को वर्कर्स के साथ या एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, एक टीचर है, सब्जेक्ट में का मास्टर है, नॉलेज उसको बहुत है, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है उसने, लेकिन क्लास में आने के बाद वो अपने स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा,
ओके, उसके स्टूडेंट्स जो हैं उसके लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, या उसका लेक्चर उनको बोरिंग लग रहा है। तो देखो, टीचर पढ़ा तो रहा है ना, जो व्हाट वाली काम था वो तो सारा कर रहा है। आपने कहा तुमने पढ़ाना है, वो पढ़ा रहा है। तुमने आपने कहा असेंबली करानी, असेंबली करा रहा है। आपने कहा कि जी उसने लेसन प्लान बनाना, लेसन प्लान बना रहा है। सारे काम वो कर रहा है। लेकिन जो उसकी जो टीचिंग के अंदर वीकनेस, तो हमें मतलब अब जो कह रहे हैं कि उसके इस तरीक़ेकार में कमज़ोरी तो है। अब ये जो कमज़ोरी है, क्या इसको हम असेस कर सकते हैं? क्या हम उसको कोई नंबर परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं? हम नहीं कर पाते, राइट? यार, आप अपने दोस्तों की मिसाल ले लो। आपके पास दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ आप बहुत, अपने क्लास फेलोज़ के साथ आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बास के साथ नहीं हो पाती। तो क्या फ़र्क है? आप भी स्टूडेंट हैं, वो भी स्टूडेंट है, वो भी आपका क्लास फेलो है, आप भी उसकी क्लास फेलो हैं, सब एक ही जैसी चीज़ है ना। लेकिन इसके बावजूद आपकी सलाहियतों के अंदर कुछ बातों का फ़र्क है। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से कोलैबोरेट कर पा रहे हैं, बाज़ लोग बड़े कॉर्डियल होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, बाज़ नहीं होते। फ़र्क तो नज़र आ रहा है हमें, राइट? ये वो स्किल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। अब इन स्किल्स के अंदर यूँ समझ लें कि आपकी कोलैबोरेशन कैसी है, ओके? आप का जो है आपके इंटर कम्युनिकेशन कैसी है, आप कम्युनिकेट कैसे कर लेते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपको कोई काम हम ज़िम्मे दे रहे हैं तो क्या आप काम कंप्लीट कर पाएंगे, क्या आप डेडलाइंस मीट कर पाते हैं। अगर आपको कोई काम असाइन किया जाता है तो आप एक्सपेक्टेशंस के लिए सेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जी ये काम इतने इतने दिनों में होगा। आप उन लोगों में से तो नहीं है जो कहते हैं कि ये काम जो है ना, मतलब मैं कर दूंगा, एक दिन में हो जाएगा, फिर पता चलता है कि एक दिन क्या पूरे एक महीने में करके दे रहे हैं। उन लोगों में से तो नहीं है, राइट? ये बात समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों को हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। देखो, जो हार्ड स्किल्स थे वहां पे हमने कहा था व्हाट, ओके, कि आपने कौन कौन से काम करने हैं, राइट? आपने इस एंगल से सोचा कि मैंने कौन कौन से काम करने हैं, मेरे कॉलेज में कौन कौन से काम है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर हम बात करते हैं हाउ की, कैसे आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका किसका ज़्यादा अच्छा है? हाँ, आप सब क्लास फेलोज हैं, आप भी क्लास फेलो हैं, ये भी क्लास फेलो, वो भी क्लास फेलो। लेकिन और आप सबका काम है कि आपस में मिलजुल के रहें और मिलजुल के क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, लेकिन कितना अच्छा हो रहा है, राइट? बाज़ लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी जो मेरे दिल में आता है मैं तो बोल देता हूँ, मैं तो किसी का मतलब देखता नहीं हूँ, जो मेरे दिल में है वही मेरी ज़बान पे है। वैसे ऐसे लोग अमूमन बदतमीज़ी होते हैं बदतमीज़ है, लेकिन वो अपनी बदतमीज़ी को छुपा रहे होते हैं ये कह के कि जी मेरे दिल में जो होता है वो ज़बान पे होता है। और बाज़ लोग जो होते हैं वो उनको बात करने का सलीका आता है, वो वही वाली बात वो भी करेंगे, लेकिन बड़े सलीके से, बड़े तमीज़ से करेंगे, ठीक है? आप लोग की ग्रुप की एक्टिविटीज़ होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलता है, तब उस ग्रुप के अंदर बाज़ लोग आगे बढ़ के प्लान कर रहे होते हैं, आगे बढ़ के परचेज़िंग कर रहे होते हैं, आगे बढ़ के स्कूल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब बाज़ ऐसे होते हैं कि जो डेडलाइन से 1 दिन पहले जागते हैं, पूछते हैं कि यार मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था, मेरा तो पता नहीं किसने ग्रुप बना दिया, मुझे तो कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसा करना है। अच्छा यार, वो अब की दफ़ा ना प्रॉब्लम होगी, तुम ऐसा करो मेरा नाम डाल दो, मैं अगली दफ़ा कंपनसेट कर दूंगा। ऐसे भी लोग हैं। और आपको वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हो जाता है कि ये वो लोग हैं जो कभी सुधरने वाले नहीं हैं, इनके मसले कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये हो गए हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स की मिसाल कि भाई आप किस तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, आपके काम की कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, आप टीम में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी कोलैबोरेशन के स्किल्स कैसे हैं। अगर कभी कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या आप उस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते। अब देखो, ये भी आपने देखा होगा कि आपके पास क्लास फेलोज ऐसे होंगे जो हर किसी प्रॉब्लम पे परेशान हो जाते होंगे। पता नहीं ये कैसे होगा, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे होगा, ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, परेशान हो जाते होंगे। और बाज़ लोग ऐसे होंगे जो बड़े सुकून से हर चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, कुछ भी हो जाए वो पैनिक नहीं होते। अब ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ पैनिक नहीं होते, तो क्या आपके पास कोई है असेसमेंट का मेथड कि जी ये पैनिक ज़्यादा होता है, कम पैनिक होता है, इसका मसला ये है, इसका मसला वो है? क्या आप उसकी कोई इसको मेजर कर सकते हैं आप? आपके पास अगर एक बंदा आता है कि जी मैंने मैंने आपकी क्लास में एडमिशन लेना है मसलन, तो क्या आप उसके पैनिक लेवल को आप चेक करके उसको एडमिशन देंगे? कोई तरीका है? आप उसकी नॉलेज तो चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी तुम आप अगर तुमने हमारी क्लास में आना है तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुमने इंटरमीडिएट किया हो, राइट? तो आप उससे बोलेंगे इंटर का सर्टिफिकेट लेकर आओ। बहुत हुआ तो एडमिशन टेस्ट ले लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे। पैनिक को कैसे वो हैंडल कर रहा है, इसको कैसे चेक करोगे? लीडरशिप कैसी है उसकी, कैसे चेक करोगे? कोई है क्राइटेरिया, कोई सब परसेंटेज दे सकते हो? तो देखो, सॉफ्ट स्किल्स अमूमन वो स्किल्स होते हैं जिनको हम आराम से इतना मेजर भी नहीं कर पाते। और तुम देखो, उसको सीखने का भी कोई तरीका नहीं है। लीडरशिप के लिए आप बिठा के क्लास में लेक्चर नहीं देते लीडरशिप के ऊपर।
अगर आप लीडरशिप पे लेक्चर दे भी दें तो सिर्फ लेक्चर सुनने से आपके अंदर लीडरशिप नहीं आ जाती। अगर आप कम्युनिकेशन के ऊपर 10वें दफ़ा लेक्चर देते सिर्फ सुनने से, सिर्फ लेक्चर सुनने से आपके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं हो जाते। आपकी कोलैबोरेशन, आपकी पोलाइटनेस, ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपके सिर्फ लेक्चर सुनने से आ जाती हैं। ठीक है, ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप नियत करते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे अपनी इन सलाहियतों को पैदा करना है, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, और यूँ वक्फे वक्फे से वक्त के साथ साथ ये सलाहियतें आपके अंदर पैदा होती चली जाती हैं। राइट। लेकिन बहरहाल आप उसको एक प्रॉपर क्लास सिस्टम के अंदर आप उसको नहीं पढ़ा पाते। ठीक। तो ये आपके हो गए सॉफ्ट स्किल्स। अब इन सॉफ्ट स्किल्स का पर्पस यही है कि आप जो है अपने किसी भी जगह पे, आप अगर टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो बहरहाल आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हों ताकि आप दूसरे लोगों के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो देखो, अभी तक जो हमने कवर किया वो तो एक तो हो गया हार्ड स्किल और एक हो गया सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स के अंदर हमने बात की कि इनको बाकायदा पढ़ाया जाता है, इनकी बाकायदा असेसमेंट होती है, इनको मेजर करना पॉसिबल है। आपकी मैथ्स की कितनी नॉलेज है, राइट, आपकी उर्दू की कितनी नॉलेज है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, इन तमाम चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। और सॉफ्ट स्किल्स वो हैं, आप अपने काम को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आपका मेयार कैसा है, कितना अच्छा उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर आपकी ये चीज़ें आ गई, मसलन आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, कोलैबोरेशन कैसी है अपने उस इन्वायरमेंट के अंदर। टीचर हैं तो आपको दो इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ रहा होता है, एक क्लासरूम के अंदर, ठीक है, बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, स्टाफ रूम के अंदर अपने फैकल्टी मेंबर्स, अपने को वर्कर्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर है। किसी और जगह जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स तो नहीं होते, वो तो वहाँ पे तो बस एक को वर्कर्स ही होते हैं, उनके साथ आपके कैसे रिलेशन है, कैसे ताल्लुकात हैं, किस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है। तो मतलब ये एक हमारे पास हार्ड स्किल्स हो गए और एक हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स हो गए। हमारे पास एक और भी टाइप थी जो अब हम जिसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के अंदर हमारा जोर या हमारा फोकस उन स्किल्स पर होता है जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी के हर दायरा कार के अंदर उनका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होता है। मसलन स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। एक ऐसा आदमी जो ऑफिस के अंदर स्ट्रेस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है, मोस्ट लाइकली वो अपने घर पे भी स्ट्रेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा होगा। ओके, अंडर प्रेशर नहीं आ रहा होगा। देखो, जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की, तो हमारा जोर उन स्किल्स पर होता है जिनका दारोमदार या जिनका दायरा कार ऑफिस तक होता है, जॉब तक होता है। जबकि लाइफ स्किल्स के अंदर वो स्किल्स आ जाते हैं जिनका दायरा कार पूरी ज़िंदगी पर मुहित होता है। ज़िंदगी का हर हर दायरा, ज़िंदगी का हर हर एस्पेक्ट उन स्किल्स से मुतासिर हो रहा होता है। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें एक ओवरलैप नज़र आ रहा है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सॉफ्ट स्किल्स में और लाइफ स्किल्स के अंदर हमें एक ओवरलैप नज़र आ रहा होता है। लेकिन यहाँ ये बात आपके लिए समझना ज़रूरी है कि इस एस्पेक्ट को समझो। अगर आप जो है ऑफिस के अंदर, अपने जॉब के अंदर बहुत अच्छे टाइम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर देखा यह जाएगा कि आप डेडलाइंस को मीट कर रहे नहीं कर रहे। आपने डेडलाइंस को मीट कर लिया और जो काम आपको दिया जाता है वक्त पे कर लेते, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट का सॉफ्ट स्किल मौजूद है। लेकिन पता चला कि जब आप घर जाते हैं तो घर जाके आप कोई और काम नहीं कर पाते, आप बस घर जाके बस लंबा लेटे हुए होते हैं, और जो घर की जिम्मेदारियां आप वक्त पे पूरा नहीं कर पा रहे। राइट। तो उस सूरत के अंदर हम कहेंगे कि जी इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट का लाइफ स्किल मौजूद नहीं है। ओके। क्योंकि हमने क्या कहा था कि लाइफ स्किल उस सूरत में लाइफ स्किल वो स्किल होते हैं जिनका दायरा कार जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में पड़ रहा होता है। तो अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट के लाइफ स्किल मौजूद हैं, तो आप जो है अपने ऑफिस पे भी टाइम को अच्छा मैनेज कर रहे होंगे, अपने घर पे भी टाइम को अच्छा मैनेज कर रहे होंगे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी टाइम को अच्छा मैनेज कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप क्लासरूम में तो वक्त पे दाखिल हो जाते हैं, राइट, लेकिन आप किसी के यहाँ दावत पे जाते हैं तो आप 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं।
तो फिर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं? ऑफिस वगैरह के अंदर कोई किसी को आपके स्ट्रेस की, आपकी मेंटल हेल्थ की परवाह नहीं होती, वो बस चूसते हैं और आपको उसके बदले कुछ पैसे पकड़ा देते हैं। बाकी आप कितना अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं, आपकी पर्सनल कितनी ग्रोथ हो रही है, वो सब चीज़ अभी नहीं करते, उनको बस अपना काम चाहिए होता है। बहरहाल, आपने ऑफिस के अंदर जाके काम सारा निपटा दिया और ठीक है जी, बंदा अंडर प्रेशर काम कर लेता है। लेकिन अगर आपका लाइफ स्किल है आपके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो आप ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर कभी भी किसी भी जगह पे आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। आपने बाज़ लोगों को देखा होगा, हमने तो खैर देखा है ऐसे लोगों को, मसलन कभी किसी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल लेके जाना है तो परेशान हो जाते हैं, यार हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, चीखने चिल्लाने लगते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे स्टाफ पर चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते, स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाते होते, बस परेशान होते हैं। एक और चीज़ ले लो, फिजिकल मैनेजमेंट। ऑफिस में जॉब की, पैसे मिल गए, ऑफिस वाले आपको तनख्वाह दे देते हैं। अब उस तनख्वाह का, उस पैसों का आप कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको महफूज रख रहे हैं नहीं रख रहे, उसके अंदर सेविंग कितनी है, अपने एक्स्ट्रा खर्चों को आप कंट्रोल कर रहे नहीं कर रहे, ये चीज़ें किस में आएंगी? क्या ये ऑफिस वालों को इसकी परवाह है? ठीक है, तो ये सॉफ्ट स्किल तो नहीं हुआ। अच्छा, क्या इसको हम सीख सकते हैं? कोई क्लास होती है जिसमें सिखाया जाता है कि जी आपने बेटा अपने अखराजात को इस तरीके से कंट्रोल करना है? कोई क्लास नहीं होती। तो हार्ड स्किल भी नहीं रहा, हार्ड स्किल भी नहीं रहा और सॉफ्ट स्किल भी नहीं रहा, तो फिर क्या बचा? लाइफ स्किल। अगर आपके अंदर एक दफ़ा फिजिकल मैनेजमेंट की, पैसों को सही से महफूज रखने की और पैसों को सोच समझ के खर्च करने की आदत हो गई, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के हर हर पहलू में आपको नज़र आएगी। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब जाहिर सी बात है, इसका जो असरात है वो आपकी ज़िंदगी के हर हर दायरे के ऊपर इसके असरात आपको, पॉजिटिव असरात इसके नज़र आ रहे होंगे। आपकी ड्रेसिंग कैसी है? अब आप अपने ऑफिस में अच्छे ड्रेस में गए हुए हैं मसलन, लेकिन घर में जाके जो है आप बहुत बुरे हुलिये में घूम रहे हैं, तो भाई आपकी लाइफ स्किल नहीं है। हाँ, अगर आपकी ड्रेसिंग वाकई अच्छी रहते हैं, हर दफ़ा अपने उठने बैठने का, अपने अखलाक का ख्याल रखते हैं, अपने ड्रेस का ख्याल रखते हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी अंदर ये लाइफ स्किल मौजूद है। अ, तो लाइफ स्किल्स हमारे वो स्किल्स हैं जिसके अंदर हम जिंदगी के, जिसका असर ज़िंदगी के हर हर दायरे कार के ऊपर पड़ रहा होता है। ऑफिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात होगी डेडलाइंस की। लेकिन लाइफ के हवाले से बात करेंगे तो आपका ज़िंदगी का हर हर हिस्सा जो है आपके इस टाइम मैनेजमेंट के, हमें आपकी ज़िंदगी के हर हर हिस्से के अंदर, हर काम के अंदर हमें टाइम मैनेजमेंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अ, आपकी फिजिकल फिटनेस इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल्स आप लोगों को स्लाइड पे नजर आती है, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, तो मैं इनको कवर कर चुका हूँ। फिजिकल फिटनेस की मिसाल ले लें। आपके ऑफिस में अगर आपके पास एक अच्छी चेयर नहीं है, उस अच्छी चेयर ना होने की वजह से आपकी गर्दन पे दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपके कोहनियों में दर्द हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है, वो आपसे काम करा रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर फिजिकल फिटनेस का, वेलनेस का, अपनी मेंटल हेल्थ का लाइफ स्किल मौजूद है, तो आप खुद अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, तो तुम देख रहे हो, फर्क समझ में आया? डिफरेंस नज़र आया? राइट। लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, जिनके असरात आपको अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पे पड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अब लाइफ स्किल्स के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों हम लाइफ स्किल्स की तरफ जाते हैं? तो लाइफ स्किल्स के अगर हम फ़ायदों की बात करें, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि आपकी ज़िंदगी की जो ओवरऑल क्वालिटी है उसको बेहतर बनाना। ठीक है, आपकी ज़िंदगी की ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाना। जबकि हार्ड स्किल्स किसी खास मकसद से सीखे जा रहे होते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, या अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो किसी खास मकसद से पढ़ रहे हैं। ओके। सॉफ्ट स्किल्स का ताल्लुक उन स्किल्स से है जिसका ताल्लुक आपकी जॉब से है, और आप वहाँ पे कितना बेहतर तरीके से काम को कर रहे हैं। हाँ। ओके, कैसे कर रहे हैं? और लाइफ स्किल्स का ताल्लुक आपकी पूरी मुकम्मल ज़िंदगी से है, और उसके असरात आपकी तमाम ज़िंदगी के ऊपर पड़ रहे होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लेक्चर को रैप अप करता हूँ और थोड़ा सा इसको समराइज़ करता हूँ। हमने बात शुरू की थी, हमने जो बात शुरू की थी, मैं स्लाइड पे पहुँच जाऊँ। ओके, हमने बात शुरू की थी कि हमारे पास सीखने के बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं, और जब हमने देखा कि सीखने के इतने सारे ज़राए मौजूद हैं, तो हमने इस ज़रूरत को महसूस किया कि इन सीखने के ज़राए के दरमियान फ़र्क किया जाए, उनको
डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए। हमने देखा कि अगर हम इसको कैटेगराइज कर रहे हों ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट के बेसिस पे उसको अगर हम कैटेगराइज करें कि किस माहौल में किस तरीके कार के तहत उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को, उस इल्म को डिलीवर किया जा रहा है, तो हमारे पास तीन टाइप्स हो सकती हैं: फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर हमने बात की कि अगर हम गौर करें उसके दायरा पे, उसके असरात के ऊपर, कि वो ज़िंदगी के किन किन पहलुओं पे असर डाल रहा है, तो फिर हम उन स्किल्स को डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में: हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स। ठीक है। हार्ड स्किल्स के अंदर वो स्किल्स हो गए जो किसी खास मकसद के तहत और एक खास यूँ कह लें कि आप बाकायदा आप उसको सीखते हैं, बाकायदा आपको पढ़ाया जाता है और उसकी असेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है। और वो अमूमन आपको कोई मकसद होता है, मसलन आपने अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो आप अकाउंटिंग का कोर्स किस लिए कर रहे हैं? अकाउंटिंग का कोर्स आप किस लिए कर रहे हैं? क्वेश्चन जहन में क्या चीज़ पहली आ रही? जॉब। जॉब के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके हार्ड स्किल्स। आप अगर बीएड कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जॉब। किसी खास मकसद के तहत आप उसको कर रहे हैं और आपको बाकायदा पढ़ाया भी जा रहा है और उसकी असेसमेंट भी है, तो ये तो हो गया हमारे पास हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जो ये बताते हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ मिलके किस बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर। अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कोवर्कर्स के साथ आपका कैसा रिलेशन है, और स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के साथ, तलबा के साथ और अपने कोलीग्स के साथ आपका कैसा रवैया है। आप क्या बातों को सही से समझा पाते हैं, नहीं समझा पाते। इवन अगर आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में भी हैं, तो क्या वहाँ पे आप सही से कम्युनिकेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। आप वहाँ पे डेडलाइंस मीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। आप वहाँ पे अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ पे आपकी लीडरशिप के स्किल्स कहते हैं। तो उस ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर जब हम इन चीज़ों की बात करेंगे तो ये चीज़ें आ जाती हैं सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। इनको बाकायदा तौर पे किसी क्लास के अंदर बैठ के सिखाया नहीं जाता। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने फला कोर्स किया था इसलिए मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, ऐसा नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जी मैं बहुत अच्छा, मैंने फला कोर्स किया हुआ इसलिए मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा तौर पे सिखाया नहीं जाता। आप अपने तजुर्बात के साथ, अपनी गलतियों से और डिफरेंट दूसरों को देखते हुए आप सीखने की प्रैक्टिस के साथ साथ सीखते चले जाते हैं और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाती है। और लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जिनका दायरा का, जिनके असरात आपकी पूरी ज़िंदगी में पड़ रहे होते हैं। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का ताल्लुक आपकी जॉब से है और लाइफ स्किल्स का ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से है। ठीक है। आपकी ज़िंदगी के हर हर शोबे के ऊपर उसके असरात हमें नज़र आते हैं। आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी फिजिकल मतलब फिजिकल मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाती हैं लाइफ स्किल्स से अंदर। आपके पास कभी ये सवाल आए, और मतलब अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मेरे पेपर में ये सवाल आएगा, आपके पास कुछ स्किल्स होंगे और आपने कैटेगराइज करना होगा कि इसमें से सॉफ्ट कौन सा है, हार्ड स्किल कौन सा है और लाइफ स्किल कौन सा है। बहुत आसान सा तरीका है, आप देख रहे हैं कि इसमें से किस स्किल को बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है, राइट, और क्या उसकी असेसमेंट मुमकिन है या नहीं। आप देख सकते हैं कि किस स्किल का ताल्लुक आपके ऑफिस एनवायरनमेंट से है, जॉब से है। ठीक है। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। और वो स्किल्स जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से हो, ज़िंदगी के हर पहलू पे उसके असरात पड़ रहे हो। या आसान तरीका ये है कि ऑफिस से बाहर हमें उसके असरात नज़र आ रहे हैं, ऑफिस से बाहर उसके असरात नज़र आ रहे हैं, तो वो आ जाएंगे लाइफ स्किल्स के अंदर। तो इसके साथ ही हम मैं इस टॉपिक, इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। हमने देखा कि हमारे पास जो है सीखने के बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं और उन तमाम ज़राए को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और एक कैटेगरी हमारे पास आ गई फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल की, और एक कैटेगरी हमारे पास आ गई हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।